नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज पर। मुद्दे की चर्चा हमारा सबसे लोकप्रिय डिबेट का ये समय है और मुद्दे की चर्चा में हम हाजिर हैं आपके लिए। आपको बताना चाहेंगे कि आज मुद्दे की चर्चा में सबसे गर्मा गर्म विषय लेकर के हम आए हैं। कल ही देश के प्रधानमंत्री के सहयोगी और कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने पीआईबी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने एक बात कही और उस बात में उन्होंने ये बताया कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने मिलकर के यह निर्णय लिया कि गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम होंगे, घरेलू गैस सिलेंडर के। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो उज्ज्वला गैस का प्रयोग 9 करोड़ 60 लाख महिलाएं कर रही हैं, उनको 400 रुपए का फायदा होगा। यानी सरकार ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, जिसको लेकर तरह तरह राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि वो 400 रुपए कैसे हुए। वो इस प्रकार हुए कि 200 रुपए ऑलरेडी सब्सिडी पहले से ही उज्ज्वला गैस की जो कनेक्शन थे उस पर मिलते थे। ये 200 रुपए और ऐड करके वो 400 रुपए हो गए। वहीं पर 200 रुपए सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिए गए। फिलहाल ये एक बड़ी राहत की बात है, लेकिन जैसे ही सरकार ने इस प्रकार की घोषणा करी, चारों तरफ इस पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया और प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। इसी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसका स्वागत किया। स्मृति ईरानी, आप लोग देखते होंगे अक्सर गैस के सिलेंडर को लेकर के उन पर कई टिप्पणियां आती रहती हैं और खासतौर विपक्ष के नेता और उनके समर्थक उनसे अक्सर सिलेंडर के दामों को लेकर के सवाल जवाब किया करते थे। और उसी का नतीजा निकला कि गैस सिलेंडर के दाम जब घटे तो लगभग उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए स्मृति ईरानी भी सामने आई और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का बहनों के लिए ये राखी का तोहफा है। और आपको बताएं, इसके बाद विपक्ष की खेमे से लगातार प्रहार प्रारंभ हो गए। जैसे कि दिग्विजय सिंह ने बोलना शुरू किया कि शिवराज और मोदी डर गए, इसलिए उन्होंने गैस सिलेंडर के दाम घटाए। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह सद्भावना के तहत नहीं, यह डर के तहत इन्होंने ऐसा काम किया है, यानी आगे चल करके और दिक्कतें पैदा कर सकते हैं या ये गैस सिलेंडर के दाम फिर बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें तो सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कहा कि यह जो परिवर्तन आया है या जो मूल्यों में कमी की गई है गैस सिलेंडर के, एलपीजी के, वो उसका सबसे बड़ा कारण विपक्षी गठबंधन है। उन्होंने कहा जैसे ही आईएनआईडीए की लोकप्रियता बढ़ने लगी और मोदी डर गए और उन्हें उनके बनाए नैरेटिव पर आना पड़ा। सुप्रिया श्रीनेत का यह कहना है कि विपक्षी दलों ने एक नैरेटिव तय कर दिया है, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे, जिस पर वापस आकर के मोदी सरकार को जवाब देना ही होगा। और ये उनके गठबंधन का प्रभाव था, आईएनडीए का, जिस कारण मोदी सरकार ने 200 रुपए सिलेंडर पर कम किए। फिलहाल ये पक्ष और विपक्ष अपनी राजनीति करता रहेगा, लेकिन हम मानते हैं कि जनता को इसका फायदा हो रहा है, चाहे वो आईएनडीए के डर से किया हो या मोदी सरकार का स्वयं का अपना निर्णय हो। कुल मिलाकर के इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या एलपीजी के दामों में जो कटौती हुई है, उससे क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को तगड़ी चुनौती मिलती है? ये एक बड़ी बात है। एलपीजी गैस कनेक्शन के गैस पर जो घरेलू गैस है उस पर 200 रुपए के कम होने के बाद एक और भी आपको बात बताना चाहूंगा कि ये 200 रुपए आपको कैश सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये जैसे पहले प्रक्रिया थी कि आप गैस बुक कराएंगे, उसका जो एक्चुअल रेट होगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा और बाकी आपके खाते में लौट करके आएगी। तो सीधा सा मतलब यह है कि एलपीजी गैस कनेक्शन का 200 रुपए कम कर रहा है और वो आपको अभी पूरे पैसे देने होंगे, आपके खाते में पैसे आएंगे। फिलहाल अभी हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए दो प्रमुख मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से अजितेश जायसवाल जी जुड़े हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास समाजवादी पार्टी के राघव दत्त मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। बारी बारी से हम इन सभी से इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं अजितेश जी के पास। अजितेश जायसवाल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। अजितेश जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, मोदी सरकार, उसने 200 रुपए
घरेलू सिलेंडर पे कम किए हैं। इसको लेकर के एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट गया और इसका क्या फायदा होने वाला है ये बताइए। 200 रुपए यानी कि बहुत दिनों से जनता त्राहिमाम कर रही थी, महंगाई आसमान पे छू रही थी। और आपको यह भी बता दूं कि मोदी सरकार के 9 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में आज की डेट में सबसे अधिक महंगाई है, 7.1%। इतनी महंगाई कभी भी नहीं रही मोदी सरकार में जितनी महंगाई आज टिल टू डेट है। अगर आप बात करें तो जून में भी महंगाई 4.1% थी, जो कि कम थी। फिलहाल कई अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि महंगाई का बहुत कम होना अच्छी बात नहीं है। फिलहाल मैं जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी देर से निर्णय क्यों लिया? क्या आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देख करके निर्णय लिया गया, या वास्तव में 2024 के चुनाव को देख के निर्णय लिया गया? ये पहले राहत क्यों नहीं दी गई जनता को? अगर वो कर सकते थे तो पहले क्यों नहीं किया? देखिए, मैं बताऊं, माननीय प्रधानमंत्री जी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे देश की जनता की तरफ से। उन्होंने माताओं बहनों को बहुत बड़ा उपहार इस रक्षाबंधन ओणम के त्योहार पे दिया हुआ है। ये हमारा कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वृद्धि के बावजूद, चाहे तेल रहा हो चाहे सिलेंडर के दाम हो रहा हो, उसके बावजूद भी जितना संभव हो सका उतना जनता को राहत देने का काम किया है। उसी क्रम में ये 200 रुपए का आप देखेंगे, इसके पहले भी 200 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला लाभार्थियों को दिया गया था, और अभी फिर कल पुनः कैबिनेट द्वारा 200 रुपए का लाभ दिया गया, यानी कि अब सिलेंडर 700 रुपए मिलेगा। उज्ज्वला लाभार्थियों को 700 रुपए में और घरेलू उपभोक्ता को 900 रुपए मिलेगा। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम माताओं बहनों के लिए कितना कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर इतनी महंगाई है, इतनी वृद्धि है चीजों में, उसके बावजूद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार द्वारा चीजों को रेट घटा जा रहा है, आम आदमी के हितों में किया जा रहा है। माननीय जी की बहुत बड़ी दूरदर्शिता है। इसके लिए निश्चित रूप से पूरा देश आज धन्यवाद कर रहा है। आज महिलाएं, माताएं, बहनें हमारी धन्यवाद कर रही है मोदी जी। अजितेश, ये किस प्रकार की दूरदर्शिता है कि जब देश का आम नागरिक 523 रुपए में सिलेंडर उठा रहा था, 425 से 523 रुपए में, आज वो 915 रुपए में सिलेंडर लेगा, तो ये मोदी जी की दूरदर्शिता कैसे हो गई? आप ये देखिए, आपको बता दें, अगर 523 रुपए में उठा रहा तो आज 700 रुपए में उठा रहा। हो सकता है आने वाले समय में भी रेट घटेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजारों के जो वृद्धि होती है उसके बावजूद भी आपने देखा होगा हमारे देश में सिर्फ 21% की महंगाई थी, और उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल सब्सिडी 21 लाख करोड़ का सब्सिडी दिया है। पूरे दुनिया में इतनी महंगाई की चपेट में इतनी वृद्धि रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रधानमंत्री जी देश को क्या हुआ? अजितेश जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय सब्सिडी जो उज्ज्वला को छोड़ के किसी के खाते में नहीं आ रही है, और अगर आ भी रही थी तो अभी 62 रुपए आज के 4 महीने पहले आ रही थी, अब वो भी खत्म हो गई है। तो कोई सब्सिडी फिलहाल नहीं आ रही थी। रही बात कि अगर आपने कहा है कि कुल मिलाकर के 187% दामों को बढ़ा करके फिर 17% पे घटा दिया जाए, ये मोदी जी की दूरदर्शिता कैसे, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। हाँ, ये बात जरूर है कि जनता को थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन वो रिलीफ कैसे मिला? 425 रुपए के सिलेंडर को उठा करके आप सीधे ले जाते हो 1200 से फिर आप घटाते हो उसको 200 रुपए। देखिए, आपको बता दें कि पहले भी तमाम चुनौतियों के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कीमतों की बहुत वृद्धि हुई है, उसके बावजूद भी उपभोक्ताओं तक उसकी आंच न आए, इसका केंद्र सरकार ने पूरा ख्याल रखा हुआ है। समय समय पर लोगों को छूट दिया गया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने लोगों को राहत भी दी है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं, डीजल के दाम भी कितना बढ़ गए थे, फिर उसको कम किया गया। गैस सिलेंडर कितना बढ़ा, फिर कम किया गया, और अभी और कम होने की संभावना है। ऐसा नहीं कि शुरुआत है, ये बंद हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात देश की सेवा कर रहे हैं। जितना संभव हो सकता है उनके कैबिनेट द्वारा समाज के हित में, गरीबों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों के हितों में निर्णय लिया जा रहा है। तो ये शुरुआत है। ऐसा नहीं कि जो विपक्ष का तो आरोप है, विपक्ष के पास और कोई काम है नहीं, वो यही कहेगा कि चुनाव है, चुनाव है। आप बताइए, इसके पहले भी एक मैं बताऊं, 1 अगस्त को भी 100 रुपए की सब्सिडी दी गई थी, आप पता कर लीजिए। उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को 100 रुपए की दी गई थी। तो जितना संभव हो सकता है प्रधानमंत्री जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है। पूरा हमारा केंद्र सरकार लगातार महंगाई को काबू करने के लिए तत्पर है, और धीरे धीरे उसका असर जनता को देखने को मिले। कल के निर्णय में दिखा, 200 रुपए आम उपभोक्ताओं को भी कम हो गया, उज्ज्वला गैस वालों को भी 400 रुपए हो गया। और उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है, 75 लाख उज्ज्वला योजना को लाभार्थियों को और कनेक्शन दिए जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है,
देखिए देखिए, सरकारें वो आती हैं और इस प्रकार के काम करती रहती है। 12 सिलेंडर देती है केंद्र सरकार। नहीं, वो बड़ी बात हो सकती है हितेश जी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो तेल के दाम थे, क्रूड ऑयल के दाम थे, वो कोरोना काल में कम हुए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप बात करें मनमोहन सरकार से लेके अब तक, तो मनमोहन सरकार के बाद तो क्रूड ऑयल के दाम घटते रहे, उसके बावजूद भी आप तेल को नहीं घटा पाए। दूसरा, जीएसटी में उसको नहीं ले जा पा रहे हैं। मेरा यह मानना है कि क्या वास्तव में INIDA के गठबंधन जो है, जो तगड़ा गठबंधन है, जिसमें नीतीश कुमार और लालू यादव बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं। लालू यादव ने तो स्टेटमेंट यह दे दिया है कि हम मुंबई की बैठक में जा रहे हैं मोदी की नट्टी काटने। तो क्या इन सब से डर गए आप? क्या ये स्थिति जो मुंबई की बैठक और बेंगलुरु की बैठक के बाद जिस प्रकार विपक्षी गठजोड़ चलने लगा, उससे आपने दाम घटाने का काम किया? क्योंकि पहले ये काम क्यों नहीं किया, इससे पहले, और वो भी 5 राज्यों के चुनाव के पहले आपने किया? देखिए, हमारा कोई चुनावी स्टैंड नहीं है। और रही बात विपक्ष की, तो मैं बता दूं, इनके विपक्ष गठबंधन कब टूट जाएगा खुद इनको नहीं पता। अभी बता दे, उसी INDI.India के जो इनके गठबंधन है, उसके एक अलायंस पार्टी आम आदमी पार्टी, अभी वो कल परसों गई थी, केजरीवाल जी 2 CM को लेके गए थे। अपनी बात बताइए, मैं सिर्फ इतना पूछना था, अपनी बात बताइए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का वास्तव में INDA से डर गई? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग देश की जनता के लिए जितना माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के द्वारा किया जा रहा है, किया करने का प्रयास किया जा रहा है, जितना लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा। पिछले 9 साल से कर रहे हैं, जब से केंद्र में सरकार बनी है। राघव दत्त जी से जवाब ले लेते हैं। राघव दत्त जी, राघव जी आपका स्वागत है। राघव जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार अभी कल 200 रुपए LPG पे कम किए गए और एक साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, उसके बाद में क्या नाम है, सुप्रिया सुले हो गई, दिग्विजय सिंह हो गए, सबने एक साथ ये बोलना शुरू कर दिया कि वो उनके डर से हो गए। और सुप्रिया सुले तो ये कह रही हैं कि ये पूरी तरह से उनकी जो गठबंधन की जो रणनीति है उस पर ही पूरा काम हो रहा है। तो ये बताइए, अगर रुपया कम होता है या LPG सिलेंडर के दाम सस्ते होते हैं तो उससे लाभ किसको मिलेगा? आपको मिलेगा या सरकार को मिलेगा, या मोदी सरकार को मिलेगा, या मोदी भाजपा को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे 1 मिनट चाहूंगा अपनी बात को रखने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, रखिए। हमने एक कहानी सुनी भी है और पढ़ी भी है, उसे मैं आपके सामने साक्षात्कार कर रहा हूं। देखिए, जब तक जनता को ईश्वर समझा जाता है, तब तक जनता के लिए जो निर्णय होते हैं वो जनता के हित में होते हैं और दूरगामी होते हैं। किसी राजनीतिक स्थिति जैसे चुनाव की स्थितियों को देखकर वो निर्णय नहीं होते। लेकिन जब जनता को हिटलरशाही की सरकार से चलाया जाता है, जैसे आपने सुना होगा, एक कहानी बहुत प्रचलित है कि हिटलर ने सदन में एक मुर्गे के सारे पंख नोच लिए और नोचने के बाद जब वो बहुत तड़पा, तो दूसरे दिन जब हिटलर पहुंचे तो सारे पंख नोचने के बाद वो करहा रहा था, तो हिटलर उसे एक दाना रोज डालते थे। तो भारत में हिटलर रूपी शासक का जनता का मुर्गे रूपी रूप से उसके पंख नोचे जा रहे हैं। और जब सारे पंख नोच के रख लेते हैं यहाँ के राजा जो मोदी जी हैं, वो सारे पंख जब नोच के रख लेते हैं तो एक दाना डाल देते हैं। वो जनता को ईश्वर नहीं समझ रहे हैं, जनता को भगवान नहीं समझ रहे हैं, वो जनता को जनार्दन नहीं समझ रहे हैं, जनता को राजा नहीं समझ रहे हैं। वो अपने आप को हिटलर समझ रहे हैं, अपने आप को राजा समझ रहे हैं और जनता पर जैसी स्थितियां, जैसे प्रहार कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। भाई, किसी जनता का वो बद तो कर नहीं सकते, मरवा तो सकते नहीं, नोच ही सकते हैं, तो वो नोच रहे हैं बराबर। राघव दत्त जी, मेरा सिर्फ इतना आपसे प्रश्न है कि ये 200 रुपए जो गैस सिलेंडर के कम किए गए हैं, इसका आपकी मैं वहीं पे आ रहा हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब कीमतें कम होती हैं तब कीमत कम होती है। मैं उनकी जानकारी को दुरुस्त करके हुए बताता हूं कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमतें कच्चे तेल की जब कम होती हैं तो ईंधन सप्लाई की जितनी भी जुड़ी हुई चीजें होती हैं उन सबकी चीजें कम होती हैं। अब जब आप जाएंगे कच्चे तेल की कीमतों पे, तो कच्चे तेल की कीमतें बराबर घट रही हैं और भारत में डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस सिलेंडर की कीमतें बराबर बढ़ रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके नेता, आपकी जो इस समय कैबिनेट की मंत्री है स्मृति ईरानी दी, 350 रुपए के सिलेंडर में उस समय की तत्कालीन सरकार को चूड़ियां भेंट कर रही थी।
और आज 1000 और 1200 रुपए के सिलेंडर में मुंह मारने बैठी हैं। उनका एक वक्तव्य नहीं आता। वो महिला होके महिला का दर्द नहीं समझना चाहती, महिला होके महिला का दुख नहीं समझना चाहती। आप रक्षाबंधन पे 200 रुपए छोड़ के क्या जनता को बिकाऊ समझ रहे हो कि आप लोकसभा में वोट खरीद लोगे 200 रुपए में और जनता से लोकसभा में जीत जाओगे? अच्छा, जनता मूर्ख नहीं राघव है, जी, जनता राघव जी, एक प्रश्न मेरा आपसे है कि जैसे अभी आपने कहा स्मृति ईरानी जी उसमें प्रदर्शन करती थी, तो स्वाभाविक है विपक्ष का काम ही है कि सरकार के मुद्दों कुछ मुद्दे बना करके और महंगाई पर विरोध करना। लेकिन आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी इतने बड़े आंदोलन क्यों नहीं खड़े करती है? 2019 में आपने इतने बड़े आंदोलन क्यों नहीं खड़े किए? आपने उस समय भी यही नैरेटिव बनाया था, महंगाई, गैस सिलेंडर, बेरोजगारी, 2019 में, 2017 में और 2022 में। तो क्या उस समय आप कमियां थी क्या आप लोगों में, या कुल मिलाकर के ये माना जाए कि आपकी पार्टी का नैरेटिव मोदी सेट कर रहे थे, भाजपा सेट कर रही थी, आप उसके फील्ड पे खेल रहे थे? जैसे अभी उन्होंने कहा सुप्रिया सुले ने कि आज मोदी जी हमारे पिच पे खेल रहे हैं, यानी हमारे नैरेटिव पे खेल रहे हैं। तो आप लोग ये चीज उस समय क्यों नहीं समझा पाए और चुनाव में आप नहीं समझा पाते हैं आप जाकर के यही सारी चीजें जो आप बता रहे हैं? मैं आपको बताऊं होता क्या है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने इससे पिछले भी डिबेट में आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी अलग है। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो कार्य करती है, जो आंदोलन का निर्णय लेती है, जो आंदोलन करती है, जो वक्तव्य देती है, उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करती है। चाहे वो लखनऊ में बने हो ऐतिहासिक पार्क हो, चाहे वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे हो, समाजवादी पार्टी ने जो जो बातें कही होगी उन पर उतरी होगी। भारतीय जनता पार्टी की तरह काम नहीं करती है कि मेट्रो की शुरुआत हम करें और फीता वो काटें, ये काम नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोई भी एक ऐसा कार्य, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से इसी डिबेट के माध्यम से पूछना चाहता हूं, एक ऐसा सिंगल कार्य बता दो जो उन्होंने शिलान्यास किया हो और उन्होंने ही फीता काटा हो। सारे फीते जो भी काटे हैं आदरणीय श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के शिलान्यास किए हुए कार्यों के फीते काटे हैं, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो सड़क हो। इसका मतलब है कि आप फेल थे, आप काम समय पर नहीं करा पाए। जैसे मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है राघव दत्त जी कि वो जिस चीज का शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं। जैसे उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के दिल्ली के अंदर एक म्यूजियम बनाने की बात करी, जिसको उन्होंने 14 अप्रैल 2015 को शिलान्यास किया और 2019 से पहले उसका उद्घाटन कर दिया। और आपको बताएं कि संसद भवन उन्होंने ही शिलान्यास किया और उन्होंने ही उसका लोकार्पण भी किया। उन्होंने एक डिफेंस कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया, लोकार्पण भी किया। ऐसी कम से कम 300 से ज्यादा परियोजनाएं बड़ी हैं जिसको वो उद्घाटन कर रहे हैं। अब जैसे उसमें एक बात कर लीजिए, जो सरदार पटेल डैम है, सरदार पटेल डैम का शिलान्यास किया था नेहरू जी ने और उसका लोकार्पण किया मोदी जी ने। तो ये माना जाए कि आप लोग फेल थे, आप लोग काम समय पे नहीं करा पाए और आपकी उपलब्धियों को लूटने गई भाजपा, ये माना जाए कि आप लोग आक्रमण थे? सुनिए, मैं इस बात का जवाब केवल एक शब्द से दूंगा। ये उनकी बहुत अच्छा कार्य करने के तरीके या सिस्टम नहीं है। ये जनता जनार्दन, जनता जो हमारे उत्तर प्रदेश की, हमारे देश की राजा है, उसका फैसला है। ये उसका फैसला है कि शिलान्यास हमने किया और फीता आप काट रहे हो। हमें कुछ हो सकता है, हमें कुछ कमियां रही हो, हम उन्हें सुधारेंगे, आगे जनता के हित में कार्य करेंगे। और जनता भी समझ रही है कि नहीं, यही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में विकास पुरुष मुख्यमंत्री हुए हैं, न भूतो न भविष्यति। देखिए, किसी गुंडा राज भाई गोलियां चलवा देना, एनकाउंटर करवा देना, ये एक अलग विषय है। विकास करना उत्तर प्रदेश में एक अलग ये बताइए, राम भक्तों पे गोलियां चलवाना कितना अच्छा विषय था? राम भक्तों पे गोलियां चलवाना ये क्या एक आदर्श स्थिति थी किसी मुख्यमंत्री के लिए? क्या किसी कोर्ट ने, क्या किसी जस्टिस ने जो क्या आप कहना चाहते हैं वो कहा है क्या? अरे अरे मीडिया ने छापा है भाई, जो कोर्ट और जस्टिस छोड़ दीजिए, मीडिया। और आपको बता दे कि मुजफ्फरनगर की जो घटना हुई थी, मुजफ्फरनगर की घटना में भी कोई अक्यूज नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये माना जाए कि अखिलेश यादव के खाते में मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं जाएगा? आप बताइए, अगर कोई कोर्ट नहीं पहुंचा जिसमें मनमोहन। सुनिए महोदय, मीडिया चौथा स्तंभ हो सकती है, मीडिया न्यायालय नहीं हो सकती, ये बात ध्यान। तो मीडिया की बातों का रेफरेंस आप लोग और चीजों पे देंगे? मीडिया, कोई भी जस्टिस, कोई भी न्यायमूर्ति अखबार की कटिंग को आपका वो नहीं मानता है गवाही।
वो गवाही नहीं होती है। इस बात को आप अपनी मतलब आप ये मानते हैं कि राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाला कोई एविडेंस नहीं है, कोई मरा नहीं था, 90 में कोई गोली नहीं चली थी और समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं था। जवाब दीजिए अजितेश जी, अजितेश जी जवाब दीजिए, अजितेश जी तुरंत जवाब दीजिए। देखिए क्या बोल रहे हैं। देखिए राघव दत्त जी स्वामी प्रसाद मौर्य की भाषा बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य से बहुत प्रेरित हैं। उन्होंने कल कहा कि ब्राह्मणवाद एक धोखा, हिंदू को धर्म ही नहीं है। जिनके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं उसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? राम भक्तों पे गोलियां चलवाने का डिबेट में बैठ के समर्थन कर रहे हैं, आप उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इनकी इसी नीतियों की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बार बार बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आज चैनल पे बैठ के कहना बहुत आसान है कि हम बहुत बड़े योग्य थे। जिस काम का पैसा सरकार का लगा हुआ है, जनता का पैसा लगा हुआ है, जनता का पैसा के काम आप पूरा न करवा सके हो, तो भला हमारी योगी जी की सरकार का, जिन्होंने जनता के लगे हुए पैसे को जनता को समर्पित कर दिया, उस कार्य को अधूरा न छोड़ के पूरा करा के उस कार्य को जनता के लिए समर्पित कर दिया। इसके लिए तो प्रदेश की जनता योगी जी को धन्यवाद दे रही है। इसीलिए योगी जी को बार बार चुन रही है। योगी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है प्रदेश में जिसका शिलान्यास किया, लोकार्पण न किया हो। तो हमारी विशेषता है, विशेषता है। ये जो ईगो है ना, ये आपको डुबो देगा। पहली बात का आपका जवाब, जनता के बीच आते हैं चुनाव में, जनता हमको चुनाव में जिताएगी, हमको ईगो बोलेंगे। समस्या यही आ रही है। हमने 200 मंत्री जी ने 200 के दाम कम किए हैं, 400 जनता इनको में जाता है। एक आम नागरिक है, हमारी माताएं बहने इनको बुरा लग रहा है, मच्छी लग रहा है। हम दाम बढ़ रहे थे तब ये विरोध करते हैं, जब हमारे दाम घट रहे हैं, हम एलपीजी के रेट घटा रहे हैं तो इनको स्वागत करना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जनता सब देख रही है, जनता को राहत प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जनता के लिए वो राहत दे रहे हैं, आप लोग को सहयोग करना चाहिए। इसी नीतियों की वजह से जनता ने इनको नकार दिया है। राघव दत्त जी पूरी वजह अब बोलने देंगे तब तो सुने है ना जी। तो भाई ऐसा है ना जी, मोदी जी योगी जी की टीम के लोग हैं, मन की बात करते, दूसरे की सुनते नहीं है। वही स्थिति इनकी है, ये भी सुनना नहीं चाहते। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक डिबेट नहीं की, ये उसकी बात नहीं करेंगे, एक बार मीडिया के सामने नहीं आए। सुनिए आपके पहली बात का जवाब दें। मेरा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है, मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव है। और आपके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आपने उनको प्रपोज किया हुआ है। पहले बात सुनो मेरी, पहले सुनना सीखो, पहले सुनना सीखो। मैं चुप हो जाऊं फिर बोलना, बात सुनो। मैं चुप हो जाऊं फिर बोलना। स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे नेता नहीं है, मेरे नेता आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। और सुनो, तुमसे ज्यादा राम को जानता हूं और तुमसे ज्यादा राम को पूछता हूं, लेकिन राम पर राजनीति नहीं करता हूं। और रही राम भक्तों की बात, जितना तुम्हारे लिए उतना ही राम के लिए, राम भक्तों पर राजनीति नहीं करता हूं। सुनिए महोदय, राम ये समाजवादी कल्चर को टीवी पे भी दिखा रहे हैं, तू तड़ाक की भाषा बुता रहा है महोदय जो है। सुनो, पहले बात सुनना सीखो ना। जब चुप हुए हो तो सुनो, या फिर मैं चुप हो जाऊं तो तुम बोलो। तो आमी सुनिए, जब राम 14 वर्ष वनवास गए तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए और वो हम सबके भगवान हुए। और भगवान है, ईश्वर को भी धरती पे आके जनता के लिए, लोगों के लिए संघर्ष करना पड़ा। जितने राम आपके हैं उतने राम मेरे हैं। राम के नाम पर राजनीति मत करो। राम के नाम पर राजनीति करने वालों पर मुझे बहुत कष्ट होता है। आपने राम के नाम पर पूरा देश बेच दिया है। आप क्या कर रहे हो जनता के साथ? 350-400 रुपए का सिलेंडर 1200-1100 रुपए का होने के बाद 200 रुपए छोड़ दिए, भीख में दे रहे हो क्या? राघव दत्त जी, राघव दत्त जी, राघव दत्त जी, जी राघव दत्त जी, ये जो आपने अभी एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया, मैं आपको इसका समर्थन करता हूं और अप्रिशिएट करता हूं कि आपने बड़ी बात करी कि राम के नाम पे राजनीति मत करिए। लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य को आप क्यों नहीं बताते हैं जो रामचरितमानस को जलवा देते हैं? मेरी जानकारी में, मेरे इतिहास में, मेरी जानकारी में, इतिहास में कभी मैंने रामचरितमानस जलते हुए नहीं देखा। ये पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर और उनके लोगों द्वारा जलते देखा। तो राम पर राजनीति में तो कोई भाजपा का नेता तो बयान दे नहीं रहा है। आपका नेता बयान दे रहा है और कटघरे में आप खड़े हो जा रहे हैं। दूसरी बात, ये नए तरह की राजनीति हमने देखी है कि क्या राघव दत्त मिश्रा का नेता अखिलेश यादव है लेकिन उनकी पार्टी का और नेता नहीं है। ये कैसे भाई? राष्ट्रीय महासचिव है आपका वो। या तो कल ही आप कहिए कि अखिलेश यादव एक स्टेटमेंट दे और वो कहे कि हमारा कोई नेता नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि एक को नेता मानोगे, एक को नहीं मानोगे? आपका संवैधानिक पद का निर्वाह कर रहा है, वो राष्ट्रीय महासचिव जैसे पदों पे है, छोटे मोटे पद पे नहीं है। आप जब बताइएगा तो मैं बोलूंगा। बोलिए बोलिए। देखिए ऐसा है, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं,
मेरी कार्यकारिणी के पदाधिकारी नहीं है, ठीक है, जो उनके लिए मैं कोई बात कहूं या ना कहूं। मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, थे और रहेंगे। और राम के नाम पर, हिंदू के नाम पर, भगवान के नाम पर अगर कोई भी बात करता है, कोई भी बात करता है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य ही क्यों ना हो, जिनका भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता महोदय कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ना स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकते हैं और ना आपके नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, ईश्वर से बड़ा कभी कोई नहीं हुआ है। और जनता के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए जनता जनार्दन होती है, जनता राजा होती है। उसका फैसला आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे। उन्हें क्या करना है क्या नहीं करेंगे वो उनकी कैबिनेट का फैसला है। हाँ, ये ऐसे व्यक्ति को मैं किसी भी सूरत में नेता नहीं मानता हूं, ये बात मैं ऑन डिबेट कह रहा हूं। ऐसे व्यक्ति को मैं किसी भी सूरत में नेता नहीं मानता हूं जो हिंदू और राम पर किसी बात की कटाक्ष करे। मैं हिंदू हूं, ये बहुत बड़ी बात कही राघव दत्त जी आपने, इसके लिए आपको फिर से मैं समर्थन करता हूं। बहुत बड़ी बात आपने बोली जी। हाँ, मैं बात कहने में नहीं चूकता हूं कोई भी। मैं पार्टी में काम कर रहा हूं, मैं पार्टी का बंदा हूं। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि हम लोग डिरेल हो गए, अपनी गैस की बातों से हम अलग चले गए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये 200 रुपए अभी मोदी ने कम किए हैं, मोदी सरकार ने, तो क्या इसका इंपैक्ट आपके पूरे प्लान पे पड़ेगा, INDA पे पड़ेगा? कोई इसका फर्क पड़ने वाला है आप पर? ये डर गए हैं, ये डर गए हैं इंडिया से, ये डर गए हैं INDI से, ये डर गए हैं आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, क्योंकि मालूम है उत्तर प्रदेश से ही रास्ता जाता है दिल्ली की गद्दी का। और ये आप ही को नहीं, सबको मालूम है जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जिस तरफ मुख कर लेंगे उस तरफ सरकार बन जाएगी, ये भी सब जानते हैं। लेकिन जनता सब जानती है 200 रुपए में बिकने वाली नहीं है। ये मेरा आपसे वादा है, आप देख लीजिएगा इन्होंने जो लोकसभा में किया है ना, ये 200 रुपए के सिलेंडर बेच के। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने कल भी जब मंच से घोसी में सम्मेलन कर रहे थे, वो क्या नाम है आपके, सुधाकर सिंह के समर्थन में, तो उन्होंने इसी प्रकार महंगाई बेरोजगारी पर कड़े प्रहार किए थे। खास तौर पर मुद्दे तो उनके बहुत से थे, PDA भी उनका मुद्दा था, पिछड़ा भी था, दलित भी था, लेकिन महंगाई की उन्होंने बात करी थी। और महंगाई की चर्चा लगातार समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या विपक्ष की जो ये धार महंगाई की है थोड़ी कुंद हुई है, हल्की सी? राघव जी क्या थोड़ी एक बात ये धार कुछ कुंद हुई है हल्की सी? मैं आपसे सही बात कह दूं ना जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो गठबंधन है वो इंडिया के गठबंधन से इतना डरा हुआ है कि उनके शब्दकोश खत्म हो चुके हैं, उनकी कार्यप्रणाली खत्म हो चुकी है, उनका जमीनी काम खत्म हो चुका है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए सदन में ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सदन में कहा था इस बात को कि मुख्यमंत्री जी बताएं क्या उनके गृह क्षेत्र के, उनका जो गृह क्षेत्र है गोरखपुर, उसके गृह क्षेत्र के सब सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। तो आप देख सकते हैं देश के सबसे बड़े, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो अपने शहर का विकास नहीं कर पाए, अपने शहर के गड्ढे नहीं समाप्त कर पाए, वो देश के गड्ढों को क्या समाप्त करेंगे, देश की जनता का क्या लाभ करेंगे? राघव जी, जो खबरें आ रही है कि INIDA के जो लीड करने वाले नेता है उसमें नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये सब बड़े नेता है, ठीक है। और इनके माध्यम से वहां पर नीतीश कुमार जी का यह कहना है कि अगर भारत को, अगर INIDA जो बना है, अगर इसको जीतना है तो उसमें कई कॉन्फ्लिक्ट हैं। जैसे एक कॉन्फ्लिक्ट तो है आम आदमी पार्टी का हर जगह चुनाव लड़ना, दूसरा अजितेश जी आते हैं आपके पास, एक है कि आम आदमी पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरी बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं, NDA के लोग, कि ना आपका कोई नेता है, ना झंडा है, ना कुछ है, तो उसको लेकर भी चर्चा है। दूसरा, सीटों के बंटवारे को लेकर के ये अहम बैठक मानी जा रही है। यानी कुल मिलाकर के जब पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक में NCP टूट गई, वहां ममता बनर्जी अलग नाराज हो रही हैं, आम आदमी पार्टी एडजस्ट नहीं हो पा रही है, यानी कई तरह की दिक्कतें आपके साथ भी बनी हुई है। खैर, इन बातों पे हम बात करते रहेंगे, अभी हमारे पास समय है। अभी हम चलते हैं अजितेश जी के पास, वो कुछ कहना चाहते हैं, आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं। अजितेश जी। पहले तो मैं कहूंगा कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की जो बोले कि शब्दकोश नहीं है, एक्चुअल में शब्दकोश और नीतियां दोनों समाजवादी पार्टी समाप्त हो गई है। जिस तरह की प्रवक्ता जी ने अभी तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया लाइव डिबेट में, सेम ऐसा जनता के बीच भी करते हैं। सबसे बड़ा कारण इनको बाहर करने का जनता का यही है, ये अराजकता यही फैलाते हैं पूरे प्रदेश में। दूसरी चीज, रही बात इंडिया गठबंधन से डरने की, तो महोदय प्रवक्ता महोदय मैं बता दूं, ये उत्तर प्रदेश रास्ता जरूर जाता है, लेकिन सब्सिडी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं दिया गया है,
माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश में सब्सिडी दिया है, कोई उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। तीसरी चीज मैं बता दूं, इनके जितने दलों के आपने नाम लिया है, आप देखिएगा एक एक महीने के अंदर एक एक दल टूटते चले जाएंगे। अभी आम आदमी पार्टी को देखिए आप, इनके अलायंस है, ये गए थे छत्तीसगढ़ में, बता रहे कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है, मैं 24 घंटे बिजली गारंटी दूंगा। कांग्रेस में कोई रोजगार नहीं, कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार है, मैं वहां 2 करोड़ रोजगार दूंगा। जिस तरीके की लगातार योजना बता रहे थे वहां पे कि बिजली नहीं है, भ्रष्टाचार की गारंटी, स्कूल नहीं है, मोहल्ला क्लीनिंग है, तमाम जो गारंटी लेके आए हैं। अभी कल केजरीवाल जी जाएंगे राजस्थान में, कल उनका कार्यक्रम, वहां 7 गारंटी देके आएंगे कि राजस्थान की सरकार भ्रष्ट सरकार है, हम आपको उससे अच्छा करेंगे। वहां पे भ्रष्ट राजस्थान वो लोग साथ नहीं लड़ पा रहे हैं, यही केजरीवाल जी कांग्रेस को भ्रष्टाचार कह रहे हैं, भ्रष्टाचारी सरकार बता रहे हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। तो आप महोदय अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव लोकसभा साथ में कैसे लड़ेंगे लोग। एक्चुअल में डरे ये लोग हुए हैं, मोदी जी से ये लोग इकट्ठा हुए हैं। ये लोग कभी इकट्ठा होने वाले थे क्या? ये लोग एक दूसरे के खिलाफ हमेशा लड़ने वाले थे, इकट्ठा होने वाले थे? ये लोग मोदी जी से डरे हुए इकट्ठा हुए हैं, अब बता रहे हैं बीजेपी को। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सतत अपने जनता के हितों के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। जनता को कितना अच्छा मैं योजनाओं दे सकूं, कितना लाभ दे सकूं, आम आदमी के, किसानों, नौजवानों के हितों में कितना कर सकूं। एक प्रश्न है आपसे, अजितेश जी, एक प्रश्न है मेरा आपसे कि जब से कर्नाटका आप हारे हैं और हिमाचल प्रदेश, उसके बाद से 2 चीजों पर आपका ध्यान ज्यादा गया। जैसे कर्नाटका में उन्होंने कहा कि हम गैस सिलेंडर 500 में देंगे, अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा हम 500 में देंगे, केजरीवाल ने कहा अगर हम आए तो हम भी 500 में देंगे, तो ये मध्य प्रदेश में भी 500 की बयार चल गई। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी वास्तव में डर गए, ये करना पड़ा उन्हें? दूसरी चीज, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी खबरें आ रही कि वो भी कुछ होने वाला है। तीसरी एक खबर और आ रही है कि नवंबर के महीने में केंद्र की सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम करने वाली है। तो क्या ये माना जाए कि कर्नाटका हारने के बाद आपने अपना जो प्लान है, जो रणनीति है चुनाव लड़ने की, बदली है पूरी तरह से, और जब तक आप रेवड़ी संस्कृति बोलते थे उसी संस्कृति में आप भी जा रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी जो 24 घंटा चुनावी मूड में रहती है। 365 दिन चुनाव लड़ती है वो। उपचुनाव हुए, देश में चुनाव हुए, राज्यसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के हुए, निकाय चुनाव, भारतीय जनता पार्टी चुनावी पार्टी है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कोई चुनाव को देख के कोई निर्णय नहीं लेते, वो हमेशा निर्णय लेते हैं जनता के हितों के लिए कितना मैं कर सकता हूं। लगातार उनका ध्यान नहीं रहता। बेशक हम कर्नाटक में हारे, उस पर भी फीडबैक किया है पार्टी ने जितना संभव हो सकता है। मोदी जी ने हमेशा देश के हित के लिए काम करने की सोची है। हम कोई चुनाव देख के नहीं काम करते। चुनाव में तो बहुत बड़ी योजनाओं का केजरीवाल जी जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, जनता उनको कितने साथ देती है। तो भारतीय जनता पार्टी में देखिए, हमारे पास सबसे बड़ा नेता है, देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा है। हमारे यहाँ चेहरा जो हमारा गठबंधन है वो फिक्स है कि हमारा पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे अन्य दलों का गठबंधन हुआ, अलायंस हुआ है। इनके यहाँ एक भी प्रधानमंत्री चेहरा है बता दे, मैं चैलेंज करता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, एक भी प्रधानमंत्री के चेहरा बता दे, कल से इनके गठबंधन टूट ना जाए, जो कर सरकार जाऊंगा मैं। इनके यहाँ कोई नीति नहीं है। ये लोग डर के मारे इकट्ठे हुए हैं कि किसी तरह मोदी रहेगा तो मोदी हम लोगों को खत्म कर देगा। लोगों को डर, इन लोगों को डर है क्योंकि मोदी ने परिवारवाद के खिलाफ आक्रमण किया, जनता के बीच एक मैसेज दिया। जो परिवारवाद की पार्टियां राज करती थी, बिहार में लालू यादव जी ने राज किया, उनकी पत्नी ने राज किया, अब उनके बेटे राज कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुलायम सिंह यादव ने राज किया, अब उनके बेटे राज कर रहे हैं। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं वो देश की जनता समझ रही है, पूरे देश की जनता उनके साथ है। टीवी चैनल पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने से, गुमराह करने से जनता वोट नहीं देगी। जनता नीतियों से वोट देती है। जो फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार उनकी लागू करती है, हितों में लागू करती है, देश की जनता, माताएं बहनें, किसानों, नौजवानों के हितों में रहती है। इसलिए पूरा देश, मुझे लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मैं बता रहा हूं, अब की बार पिछली 2014 में 80 में 73 आए थे, 2019 में 80 में 64 आए थे। मैं दावा कर रहा हूं अब की बार 75 पार, उत्तर प्रदेश से 75 से ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी। आपके दावे के विरोध में जब पूछते हैं कि अपने जो अखिलेश यादव जी ने भी कल दावा किया है घोसी से, उन्होंने कहा इस बार 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे, ये बड़ा दावा किया। राघव दत्त जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जिस महंगाई को लेकर के आप लोगों ने बड़ा आंदोलन किया, गैस सिलेंडर की बात करी, पेट्रोल की बात करी, राघव दत्त जी, तो अगर आप सेंटर में आपकी सरकार INIDA की आती है तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अपना वैट कम करेगी, GST कम करेगी अपना,
जो जीएसटी में तो है नहीं फिलहाल पेट्रोल डीजल, तो क्या वो कम करेगी? आप राहत देंगे उत्तर, क्योंकि आपकी राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उसने अभी भी अपना वैट नहीं घटाया, बल्कि सेंट्रल एक्साइज ने अपना वैट घटाया। वहीं पर केंद्र में जो अगर दिल्ली की सरकार की बात की जाए तो उसने भी अपना वैट नहीं घटाया। तो क्या ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी के पास कोई ऐसा प्लान है कि जिस दिन सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट बनती है, मोदी जाते हैं, तो वो इस प्रकार की सुविधा देंगे और अपना वैट खुद कम करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा है कि हम जनता के लिए, जनता हित में जो भी होगा वो सब कुछ करेंगे। अच्छा, रुपए घटाने की बात कहां से आती, मैं आपको यहां से लेके चलता हूं। होता क्या है कि हर चीज के दाम जो यहाँ बढ़ते और घटते हैं, वो कच्चे तेल जैसे आए उस पे रेट पे बढ़ते और घटते हैं, लेकिन यहाँ इतने हायर इसलिए होते हैं कि कच्चे तेल, ईंधन, जो भी चीजें आयात निर्यात की होती हैं उन पे टैक्स बहुत लगता है, और टैक्स बहुत बड़ा स्रोत होता है जो मौजूदा सरकार होती है उसे चलाने का। तो निस्संदेह आप सरकार चलाने के लिए जितना जितना टैक्स जरूरत होगा उतना लेंगे। अपने मंत्रियों के ऐश और आराम के लिए टैक्स हम लोग जनता की खाल नहीं उधेड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो जनता की खाल उधेड़ी जाए। अगर जनता जनार्दन हमें मौका देती है, और जनता जनार्दन देगी, घोसी का चुनाव आप देखिए, ये पता लोकसभा में क्या होने वाला है। जनता जब मौका देगी तो आप देखिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जैसा कि अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में जो कार्य किए हैं जनता हित के, वैसे ही कार्य वो केंद्र सरकार में भी करने की नीयत को साफ करेंगे। आप देखिएगा चीज को। और जनता ने तो समाजवादी पार्टी को बहुत बार मौका दिया, लगभग 4 बार आपने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकारें बनाई हैं, छोटा मोटा मौका नहीं दिया। पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार अखिलेश यादव जी ने चलाया, और अभी केंद्र में भी जब स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जो केंद्र में रक्षा मंत्री जैसे पदों को उन्होंने सुशोभित किया, तो आपको बहुत जगह पर दिया, लेकिन आपने जनता को डिलीवर्ड जो किया उसके बाद से अभी जैसे ये गैस के दाम कम हुए, अभी आपने कहा कि नहीं जीएसटी, तो आप जब उसमें सत्ता में थे तभी जीएसटी आ गया था, जीएसटी पास हो गया था, आपने भी उसमें काफी हद तक अपना योगदान दिया था, तो आपने उस समय क्यों नहीं कहा कि नहीं इसको जीएसटी में ले जाया जाए पेट्रोल डीजल को? उस समय ये बात करनी चाहिए थी। उसमें राज्यों की काउंसिल की मीटिंग हुई थी, काउंसिल की मीटिंग में लगभग राज्य सरकारों ने कहा कि जीएसटी में इसको इंक्लूड ना किया जाए पेट्रोल और डीजल को, और आज सब अपने अपने हिसाब से, मैं एक आपकी बात नहीं करता, सभी राज्य सरकारें अपने हिसाब से केंद्र में जिस जब दूसरी सरकार होती है तो उसको आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। समाजवादी पार्टी ने, जब आप उस समय के वायलॉज को उठा के देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार का किसी भी तरीके से कोई सहयोग नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जो रहे, माननीय श्री स्वर्गीय नेताजी रक्षा मंत्री रहे, तो ऐसे ऐसे फैसले, जैसे मतलब बहुत हो सकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नजर में ये छोटा फैसला हो, लेकिन एक सैनिक, एक जवान जब देश के लिए लड़ता था और लड़ने के बाद जब वो शहीद होता था तो उसकी मिट्टी का वहीं सब कुछ क्रिएशन हो जाता था, वो मिट्टी उसके मतलब परिवार को नहीं मिलती थी। माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जब हुए तो उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला सदन में बैठ के पास कराया, और देश में आज जो सैनिक शहीद होते हैं उनकी मिट्टी जो घर तक आती है वो स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की देन है। ऐसे कई निर्णय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने लिए जो वाकई ऐतिहासिक थे। मैं बात करूंगा माननीय श्री अखिलेश यादव जी की। राघव सर जी, एक विषय पर रखूंगा, उसके बाद आपका उत्तर चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी जब सरकार चला रहे थे तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था। फिलहाल जब उन्होंने सरकार चलाई तो आधे टर्म तो उन्होंने सरकार चलाई कांग्रेस के साथ, ठीक, और आधे टर्म चलाई मोदी के साथ, तो वो किसके साथ कंफर्ट नहीं थे, पहले ये जवाब दीजिए। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो समवर्ती सूची होती है संविधान की, जिसमें शिक्षा है, चिकित्सा है, आंतरिक सुरक्षा है, वो सब में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% पैसा आता है आपके पास, और 40% आपको देना पड़ता है, 10% कहीं कहीं नगर निगम देता है। जैसे आपने मेट्रो की चर्चा करी तो मेट्रो में 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा था, 30% आपका पैसा था, 10% नगर निगम का पैसा था। तो मेरा कहना है कि सरकार कहां आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी। जिस मेट्रो स्टेशन का ढिंडोरा आप पीट रहे हैं वो तो हो सकता है वो रिलीज किया हो कांग्रेस की सरकार ने, मैं ये नहीं कहता मोदी सरकार ने रिलीज किया हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको सपोर्ट करने के लिए बाध्य है, वो कहीं भी नहीं जा सकती इधर से उधर। आपने ऐसा क्यों नहीं किया?
कई केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात आई जिसपे बड़े आरोप लगाए गए, अमेठी और क्या नाम है रायबरेली में, तो वहां भी आरोप लगाया गया कि जमीन नहीं मिली, उसको स्पष्टीकरण अखिलेश यादव जी ने स्वयं दिया। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि क्या अखिलेश यादव जी, मेरा जो प्रश्न है कि क्या अखिलेश यादव जी मनमोहन सरकार में अनकंफर्ट थे या मोदी सरकार में, सिर्फ इतना बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सदन में या कुछ चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा की बात हो चाहे केंद्र की बात हो, जब हम सरकार पूर्ण बहुमत की लाके बैठते हैं, जब हमारी पार्टी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आई थी, पूर्ण बहुमत के विधायक थे, तो जो आप हमारे लिए सुटेबल होगा, जो हमारी योजनाएं, आप कितनी योजनाएं काटेंगे, कितनी योजनाओं को कैंसिल करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने मेरी किसी योजना को काटा नहीं? आदरणीय अखिलेश यादव जी की बहुत से सुझावों को काटा नहीं? क्या योगी जी के लिए, योगी सरकार के लिए उत्तर प्रदेश में जितना पैसा बह रहा है उतना पैसा माननीय श्री अखिलेश यादव को केंद्र सरकार ने दिया? चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता की पार्टी की सरकार हो। राघव जट जी, यहाँ समझने का प्रयास करिए, राज्य सरकार को अपने खुद के रेवेन्यू जनरेट करने होते हैं और उस मामले में योगी सरकार अखिलेश सरकार से 3 गुना अधिक जनरेट कर रही है। उसकी जीएसटी देखिए, आपके समय में जीएसटी जो होती थी वो 49,000 आती थी, इनके समय में जीएसटी बढ़ गई, ज्यादा जीएसटी आ रही है। मैं बोलने तो दो, मैं वहीं पे आ रहा हूं। हुआ क्या, हम लोगों ने अपने खर्चों को अपनी जीएसटी से, अपने टैक्स से निपटाया और अपनी कार्यों को अपने निपटाया। मैं आपसे केवल इतना, आपसे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप क्यों नहीं विकास की नदियां बहा देते हो? आप क्यों नहीं सड़कों का जाल बहा देते हो? आप कहते तो हो मैं उत्तर प्रदेश में 6 महीने में गड्ढा मुक्त प्रदेश कर दूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी नगर, मुख्यमंत्री का भी शहर गड्ढा मुक्त नहीं हो जाता। ये छोटी बात है, ये शर्म करने योग्य बात नहीं है प्रत्येक भाजपाई के लिए उत्तर प्रदेश के। इस बात का जवाब कौन देगा? राघव दत्त जी, मेरा सिर्फ इतना, राघव दत्त जी आप फिर मेरे जवाब नहीं दे रहे। मनमोहन सिंह में ये कंफर्ट थे कि मोदी में, इन्होंने दोनों सरकारों में अपनी सरकार चलाई है, मोदी सरकार में भी सरकार चलाई है और मनमोहन सिंह सरकार में भी। देखिए, जो मुख्यमंत्री अपना घर, अपना नगर, अपना क्षेत्र नहीं सही कर सकता, वो उत्तर प्रदेश को क्या सही करेगा? मैं पूछ रहा हूं कि मनमोहन सिंह में कंफर्ट थे अखिलेश यादव जी या मोदी सरकार में? देखिए, कंफर्ट तो डबल इंजन में ही होता है, ये बात आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूं। मेरा इंडिया की सरकार केंद्र में आ जाएगी और हमारी सरकार और प्रदेश में आ जाएगी तो कंफर्ट होगा, बाकी कंफर्ट होता भी है। कांग्रेस का तो आपका नेचुरल अलायंस था, कांग्रेस का तो आपका नेचुरल अलायंस था। मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा दंगा हुआ और कोई एक्शन नहीं हुआ, ये तो आपका नेचुरल अलायंस था ना। अलायंस जनता हित में होते हैं। अरे वही मैं कह रहा हूं कि क्या तब भी केंद्र सरकार ने आपको सपोर्ट नहीं किया? चलिए अजितेश से जवाब देते। अजितेश जी, जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है, राघव दत्त जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया सरकार से। अजितेश जी, राघव दत्त जी कह रहे हैं कि मोदी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार को बहुत सपोर्ट नहीं दिया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश इनके नेताजी जो के पीछे में हम बता दें आपको, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक भी केंद्रीय योजना को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जाता था और उनकी इतनी योजनाएं थी, उज्ज्वला योजना होती थी, ये इज्जत घर होती थी, बहुत सारी योजनाएं जो जमीन पे जनता के हित के लिए होती थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार द्वारा लागू नहीं किया जाता था, जिससे प्रदेश की जनता नाराज होके, जिससे प्रदेश की जनता ने नाराज होके 2017 में प्रचंड बहुमत भाजपा को दिया था। सिर्फ और सिर्फ यही कारण था कि जो माननीय प्रधानमंत्री योजनाएं पूरे देश में चल रही थी, उत्तर प्रदेश में आके वो अटक जाती थी, जो है क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी। ये प्रदेश की जनता ने इसीलिए हमको चुना था कि जो केंद्र की सरकार मोदी जी दे रहे, क्योंकि मोदी जी का एक ध्येय है, जनता के लिए जितना उसे करेंगे, नीति योजनाओं का लाभ देंगे, सब्सिडी देंगे, तमाम प्रकार के छूट देंगे, सहयोग सहूलियत देंगे। अजितेश जी, राघव जी कह रहे हैं कि आपकी डबल इंजन की सरकार सड़क नहीं दे पा रही, गड्ढे गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं। मैं राघव जी, हमारे प्रवक्ता जी को चैलेंज करता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर लेंगे। पूजनीय महाराज जी की सरकार में ऐसी कोई हाईवे नहीं है जो 2 लेन की हाईवे 4 लेन में हुई हो, 4 लेन की हाईवे 6 लेन में हुई है, 6 लेन की हाईवे 8 लेन में हुई। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करता हूँ, फर्रुखाबाद से मैं गाजियाबाद, फतेहपुर, बलिया, आजमगढ़, पूर्वांचल पूरा घुमा हुआ हूँ। इतनी चौड़ीकरण रोडों का माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में हुआ, योगी जी की सरकार पूरे आज तक आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के नेता को क्यों नहीं दिख रहा?
अजितेश जी बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि ये विकास की बात ही नहीं करते। इनको विकास की बातें जातियों से जातियों को लड़ाना, हिंदू मुसलमान करना, इनके नेता कहेंगे हिंदू धर्म धोखा है। इनकी जो पूरी टीम है, सबका स्ट्रक्चर एक है, विकास से हट के बात करना, जाति धर्म की बात करना, उल्टी सीधी बयानों देना। तो प्रदेश की जनता हमारी। अजितेश जी मैं राघव जी के पास जाना चाहूंगा। अजितेश जी, राघव जी हम लोग थोड़ा, राघव जी जी आवाज आ रही ना? हाँ। राघव जी मैं सिर्फ अब संक्षिप्त शब्दों में थोड़ा हम कार्यक्रम के समापन की तरफ जा रहे हैं इस चर्चा के। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के छोटे भाई अजितेश जी से एक बात जरूर पूछना चाहूंगा। पहले मेरा प्रश्न हो जाए प्रभु, मेरा प्रश्न हो जाए भैया। इन्होंने जो मुझे चैलेंज किया है कि आप फर्रुखाबाद से लेके इन्होंने पूरा प्रदेश घूमा है। मेरे भाई दिल पे हाथ रख के 1 किलोमीटर के किसी नगर या नगर किसी भी नगर की रोड पे निकल जाना, और 1 किलोमीटर में अगर मैं बता दूं, प्रयागराज का मैं रहने वाला हूं, प्रयागराज का रहने वाला हूं। मैं गर्व से कह रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर माननीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी सबसे ज्यादा काम कहीं किया तो प्रयागराज में किया है ना। तो उनका होम टाउन है, होम टाउन का गोरखपुर है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, गोरखपुर से भी ज्यादा काम प्रयागराज में हुए हैं। इतने हाईवेज बने हैं, इतने रोड चौड़ीकरण हुई है, इतना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है कि आप आके देख सकते हैं। इतना बड़ा कुंभ मेला हुआ था 2019 में, 25 करोड़ लोग यहाँ कुंभ मेले में स्नान करने आए थे। तो पूजनीय योगी जी की देन थी, मुख्यमंत्री जी की देन थी। ये हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। सुनिए, हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस बात का चैलेंज सदन में किया, और सदन में जो बात चैलेंज करी जाती है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर वो असत्य होती है तो पार्टी के लोग उसका विरोध करते हैं और कहते हैं, या दूसरे दिन उसका क्लियरिफिकेशन अध्यक्ष जी के सामने होता है। आपको हो सकता है जानकारी का अभाव। आप सदन की उस दिन की डिबेट सुनिए। आदरणीय श्री भगवान अखिलेश यादव जी ने आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहा था, ये विकास की बात करते हैं, इनके गृह क्षेत्र गोरखपुर में एक भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं है। वो जवाब नहीं दे पाए, आप कहां से जवाब दे दोगे मेरे भाई? भैया मुंह से कहना तो बहुत सरल है, आप लोग तो यही कहेंगे। आप लोग तो 14 में भी यही कह रहे थे, 17 में भी कह रहे थे, 22 में भी कह रहे थे। आप लोग तो यही कहेंगे। राघव जी, विपक्ष का तो काम ही है सीधी बात करना। राघव जी, प्रदेश की जनता भरोसा नहीं करती है ना आपकी बातों पे। राघव जी, चैनल पे बोलने से थोड़ी नहीं हो जाता है। अरे बात करने के बाद अजितेश जी, अंडर पासों की हालत पता क्या है? नाव लेके निकल रहे हैं इस समय लोग। गोरखपुर स्मार्ट सिटी हो गया, आप जाके देखिए कभी। इतनी वहां तस्वीरें हम लोग जाते हैं, राघव जी, अभी सर भ्रमण तो करिए उत्तर प्रदेश में। ये बाबा जी का उत्तर प्रदेश है, सीएम योगी जी का उत्तर प्रदेश है, बहुत बदल गया है अब। थोड़ा आप लोग शांत होइए। राघव जी, अजितेश जी कृपया शांत हो जाइए। राघव जी, अजितेश जी कृपया शांत हो। राघव जी, मैं कंक्लूजन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। फिलहाल मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इस पूरी बहस का लबोलबाब निकल के क्या आता है कि जो गैस सिलेंडर के दाम हुए, और जैसा सुनाई पड़ रहा है कि अक्टूबर तक एथेनॉल का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, तो सरकार हो सकता है कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कमी करेगी। तो क्या ऐसे जो चीजें आने वाली हैं वो संकट खड़ी कर सकती हैं INIDA के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए? और दूसरी एक बात का आपका जवाब देना चाहूंगा कि सदन के अंदर हमारे एक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, जिनको जब झूठ बोलना होता है तो सदन के अंदर ही जाते हैं। जैसे उन्होंने ईवीएम का परिचय, ताकि वो विशेषाधिकार कानून उनका होता है, विशेष अधिकार होता है उनके पास, और उसको लेकर के आप कोई FIR नहीं करा सकते हैं। तो सदन के अंदर बोलने का मतलब ये नहीं सब सत्य बोला जा रहा है, ये गलत तरह का भ्रम मत फैलाइए आप। लेकिन मेरी जब प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि अगर नहीं, ये भ्रम मत फैलाइए, ये भ्रम बिल्कुल मत फैलाइए। सदन के अंदर झूठ बोलने के लिए भी आम आदमी पार्टी के लोग जाते हैं। सदन के अंदर झूठ दो तरह के होते हैं, एक ऑथेंटिफिकेशन की बात आती है। राघव जी सुनिए, राघव जी सुनिए, मैं आपको संसदीय कार्रवाई बताता हूं कैसे होती है। संसदीय कार्रवाई कैसे होती है बता, सुन लो मेरे भाई। राघव सुन लो मेरे भाई, मैं बता रहा हूं। संसदीय कार्रवाई ये होती है कि जब कोई सदस्य ये कहता है कि आप उसकी ऑथेंटिफिकेशन कीजिए, तब दिखाना पड़ता है, अनावश्यक नहीं दिखाना पड़ता है, समझिए। और मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया है, और जब कोई प्रश्न करता है तो उसका जवाब जाता है लिखित में। लेकिन अगर वर्बली आपने बोला है तो उसका जवाब नहीं दिया जाता है, वर्बली जवाब नहीं दिया जाता है। राघव जी, वर्बली जवाब नहीं दिया जाता है। सदन के अंदर संपूर्ण भाषण के अंशों का जवाब देने की प्रथा नहीं है। सदन के अंदर रिटर्न जो एप्लीकेशन होती है, रिटर्न क्वेश्चन। भ्रम नहीं फैला रहा हूं, मैं बात करता हूं सही, भ्रम नहीं फैला रहा हूं। ये राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग
जो व्यक्ति ये कह रहा था बिस्की में राम बसे रम में बसे हनुमान, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में लाके फिल्टर कर दिया। अरे वो आप ही की पार्टी के नेता थे भाई, पहले वो आपकी की पार्टी, और जब बोला था तब भी वो आपकी पार्टी में थे। राघव जी, नरेश अग्रवाल तब भी आपकी पार्टी में थे। नरेश अग्रवाल भी तब भी आपकी पार्टी में थे। जाता है राघव जी, नरेश अग्रवाल तब आपकी पार्टी में हुआ करते थे। जाता है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है और मिनिस्टर थे, ऊर्जा मंत्री। बंद हो चुके हैं, अब नहीं आप लोग बताएंगे कि ऐसे आदमी को क्यों ले लिया? रीता बहुगुणा जोशी को शामिल कर लिया। क्या उन्होंने कभी राम पे कुछ नहीं किया? क्या कभी उन्होंने हिंदुओं पे कुछ नहीं कहा? क्यों ले लिया? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बॉसिंग मशीन है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए अल्टेश जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी के पास कोई प्रदेश के लिए नीति ही नहीं है। वो खाली सिर्फ इसी में आपको उलझाने के प्रदेश की जनता इनके विजन को जान चुकी है। इसीलिए 2024 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए अजितेश जी, हम कार्यक्रम के समापन पर हैं। सिर्फ अंतिम एक संक्षिप्त शब्दों में ये बताइए कि क्या ये गैस सिलेंडर के दामों का लाभ भारतीय जनता पार्टी पाएगी और एनडीए इससे पराजित होगी, आईएनडीए की नहीं होगी? सिर्फ इतना बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जो ये केंद्र की सरकार ने एक फैसला लिया था, वो उससे लाखों माताएं, मैं आपको बता दूं, 9 करोड़ 60 लाख लाभार्थी उज्ज्वला गैस के हैं। 9 करोड़ 60 लाख परिवार। अभी 75 लाख जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 75 लाख को और कनेक्शन दिया जाएगा, 10 करोड़ 35 लाख हो जाएंगे। इन परिवारों की माताएं बहनों को जो खुशी मिली है रक्षाबंधन के त्योहार पे, उसको आप शब्दों में नहीं बयान कर। कितनी दुआएं माताएं बहनें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दे रही हैं। अल्टेश जी ठीक। राघव जी, सिर्फ मेरा इतना ये लास्ट कमेंट है आपका, और संक्षिप्त शब्दों में बताने का प्रयास करिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये जो 200 रुपए सिलेंडर पे घटे हैं, इसके बाद समाजवादी पार्टी की क्या प्लानिंग होगी, कैसा एक्शन प्लान आप बनाएंगे, और अब और कौन कौन से मुद्दे आपके पास अभी हैं जिसको आप तीर चलाएंगे? फिलहाल महंगाई से जनता त्राही कर रही है, और उसकी स्थिति में महंगाई आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, लेकिन 200 रुपए कम करने के बाद क्या समाजवादी पार्टी कुछ नए प्लान के साथ आने वाली है, कुछ नए तरीके से आने वाली है? देखिए, समाजवादी पार्टी और आईएनडीआई का गठबंधन जो 200 रुपए केंद्र सरकार ने कम किए उससे बहुत डरा हुआ और भयभीत है, क्योंकि इन 200 रुपए से सारे परिवारों का, गरीब भारत के परिवारों का महीने भर का खर्च चलने जा रहा है। और इन 200 रुपए के कारण हम लोग बहुत इतने भयभीत हैं कि हम लोग जो है सारी पार्टियों की सदस्यताएं निष्कासित कर लेंगे। क्या बात भाई साहब, धोखा दिया जा रहा है जनता को। ये बात आप क्यों नहीं कहते हैं? आप कहिए अपने बड़े चैनल के माध्यम से, आप बताइए जनता को कि 200 रुपए ये वो मतलब लेग पीस दिखा के जनता को लूटने का कार्य किया जा रहा है। ये वो चारा है जो तालाब में लगा के जनता को 200 रुपए दिखा के, 200 रुपए से कुछ नहीं होता भैया। मतलब तालाब की मछली है जनता, तालाब की मछली नहीं है जनता। जनता जनार्दन है, भगवान है। मेरे साथ जनता हमारी राजा सब जानती है। 200 रुपए से कुछ भी नहीं होना भैया। मेरे साथ दोनों मेहमान जुड़े, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के अजितेश जायसवाल जी और समाजवादी पार्टी से राघव दत्त मिश्रा जी। फिलहाल आज हमने जो विषय रखा था मुद्दे की चर्चा में, उसमें विषय था कि गैस सिलेंडर के दामों में कटौती, 2024 में विपक्ष हुआ कड़ी चुनौती। फिलहाल पार्टियां क्या कह रही हैं नहीं पता, सत्ता पक्ष और विपक्ष ऐसे लड़ते रहेंगे, लेकिन अगर लब्बो-लब आप देखा जाए, पूरा अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो कहीं ना कहीं जनता के लिए 200 रुपए मायने रखते हैं और जनता को इसका लाभ हो रहा है। एक वो भी सरकारें थी जो गरीबों के भोजन की जो एक मानक रखती थी वो 20 रुपए और 18 रुपए, तो हिसाब से तो 200 रुपए काफी कुछ कम हुआ है। फिलहाल उस पर महंगाई को पूरी तरह से कम नहीं किया जा सका है और अभी भी 900 रुपए का भी सिलेंडर कोई सस्ता सिलेंडर नहीं है। दोनों ही पक्षों ने अपना विषय अच्छे से रखा और मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों की लड़ाई आपस में चलती रहेगी, लेकिन जनता को 200 रुपए का लाभ जरूर हुआ है। मुद्दे की चर्चा में कल फिर हम मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। देखते रहिए केकेडी न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है। जय हिंद।